धर्म और धार्मिक विश्वासों से भरे इस भारत देश में गाय को शुरू से ही देवी के रूप में माना गया है, क्योंकि गाय वह उच्चतम दाता है जो बिना कुछ लिए अपना सब कुछ दूसरों को अर्पण कर देती है। इसीलिए गाय को शुरू से ही शीतलता, पवित्रता, शांति और माता का प्रतीक माना गया है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में एक ओर जहां स्वार्थ के पीछे भागने वाले इस समाज ने कहीं न कहीं गौ माता को कचरे में और सड़कों पर निराश छोड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला एक ऐसा पावन स्थान है जहां गौ माता की सेवा को ही परम धर्म समझा जाता है और जहां आधुनिकता के साथ निराश्रित गौवंश की देखभाल की जाती है। तो आइए मेरे साथ चलकर देखते हैं यहाँ पर गौवंश की देखभाल कैसे की जाती है और गौशाला का समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और आधुनिक गौशाला आदर्श गौशाला, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है और हरिद्वार के संतों द्वारा संचालित है। तो मित्रों, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको भ्रमण करवाते हैं ये आधुनिक गौशाला। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, अभी हम हैं आदर्श गौशाला की बीमारवाड़े में। यहाँ पर जो है, जो भी बीमार गायें होती हैं उनका इलाज किया जाता है अच्छी दवाइयाँ देकर और बांसुरी की धुन से। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि बांसुरी की धुन से भी भला कोई कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांसुरी के धुन से भी जानवरों पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, क्योंकि म्यूज़िक एक काफ़ी अच्छी थेरेपी होती है। और थोड़ा बहुत जानते हैं महाराज जी से इसके बारे में कि वाद्य यंत्र, बांसुरी या कुछ भी, वो गायों के लिए कैसे सेहतमंद है। ध्वनि चिकित्सा, अभी हमारा आपका संवाद भी ध्वनि के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर ध्वनि को लयबद्ध कर दिया जाए, तो जब ध्वनि लयबद्ध होता है तो एक कह सकते हैं कि एक ऐसी भाषा जिसको गाय समझ पा रही है, जब उस बात को वह समझती है तो उसके अंदर वह जो मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंजेस आते हैं। वो जब चेंजेस आता है तो उस चेंजेस के आधार पे उनकी जो हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो उनके सेल्स हैं वो सेल्स जो है पूरा रीजनरेट होते हैं। और यह अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है। और एक सिलेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है, जब उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो है वह तरंगे उन तक पहुंचती है तो वह उन पे विशेष कारगर होता है। और कह सकते हैं कि अगर वर्तमान की भाषा में कहा जाए तो वही प्राकृतिक चिकित्सा है, वही ग्रीन थेरेपी है। महाराज जी, किसी और वाद्य यंत्र का भी उपयोग लिया जा सकता है कि बांसुरी ही मुख्य रहती है? और भी वाद्य यंत्रों का जो है प्रयोग में लिया जा सकता है, मगर भगवान कृष्ण ने भी बाल गोपालों को, गोमाता को रिझाने का प्रयास बांसुरी के माध्यम से किया है। तो बांसुरी के माध्यम से अन्य जन सामान्य भी जो है वो गोमाता को रिझाने का प्रयास करते हैं और अपने जो मन के भाव है वह प्रार्थना के रूप में बांसुरी के धुनों से वह गोमाता को सेवा को समर्पित करते हैं कि हे गोमाता, आप मानव और मृदा दोनों को पोषित करती हैं। आप बीमार हैं, घायल हैं, इसके पीछे भी जो कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं कि हमने आपको खाने पीने की वस्तु पन्नी के साथ में फेंका, हमारे वाहनों के द्वारा आप दुर्घटनाग्रस्त हुई और हमारे द्वारा ही आपका निराशित किया गया है। हम आपके संतान हैं और हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि यह कार्य जो है हमारे माध्यम से भले ही नहीं हुआ हो,
मगर ये कार्य किसी न किसी के माध्यम से हुआ है। हे माँ, आप उनको क्षमा करें और आप पुनः स्वस्थ हो, हमारे को आपकी आवश्यकता है। इसी भाव को वह बांसुरी के संगीत के माध्यम से कहते हैं। तो माँ का भी हृदय पिघलता है कि जो संतानों ने गलती की है, उस बात की वह क्षमा मांग रहे हैं। और माँ का हृदय और गुरु का ऐसे सबसे विशाल होता है। तो सदैव उनके मन में अपने संतान के लिए, बच्चों के लिए और जो प्रार्थना करते हैं वह क्षमा का भाव होता है। तो कहीं न कहीं गायों की जो हीलिंग प्रोसेस है वह फास्ट होता है। तो मित्रों, अभी हम आदर्श गौशाला के सीएनजी प्लांट में थे, जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के सुपरवाइजर हैं दीपक भैया। भैया, इसके प्लांट के बारे में थोड़ा बताइए, किस प्रकार से यहाँ सीएनजी गैस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बताइए थोड़ा आप। जी, सबसे पहले ये यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। प्लांट की शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ पर लगभग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 100 टीपीडी क्षमता का जो प्लांट लगाया गया, सीएसआर मद से लगाया गया है। तो लगभग 30 करोड़ रुपए का इस पर सीएसआर मद खर्च हुआ है। शुरुआत में यहाँ से गौशाला और नगर निगम दोनों द्वारा जो गोबर आया जाता है यहाँ से इस टैंक को फीड किया जाता है। इसकी क्षमता भी 100 टीपीडी है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे 80 टीपीडी तक पहुँच चुके हैं। हाँ। शुरुआत में गोबर इसमें डालकर एजिटेटर लगे हुए हैं, एजिटेटर द्वारा उसको घुमाया जाता है जिससे होमोजेनियस मिक्सचर प्राप्त हो। उसको फिर सेकंड, हाँ, इसमें बराबर जैसे 100 टन अपन गोबर ले रहे हैं तो 100 उसकी बराबर ही मात्रा में अपन पानी मिक्स करेंगे। वो मिक्सचर बना करके अपन ये डाइजेस्टर जो सामने देख रहे हैं आप, इसमें अपन फीड करते हैं। इसमें गोबर 30 दिन तक रहता है, जिसको अपन HRT बोलते हैं, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। 30 दिन गोबर उसमें रहने के बाद जो डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट सेलरी ओवरफ्लो जो पाइप लगे हुए हैं उसके माध्यम से लिचेट पाइप में, लिचेट जो टैंक बना हुआ है वहाँ पे निकलती है। फिर पंप द्वारा उसको, सामने आप देख रहे होंगे SLS यूनिट। SLS यूनिट में सॉलिड लिक्विड सेपरेटर लगे हुए हैं। उसमें सॉलिड अलग हो जाता है और जो लिक्विड है उसको हम रिसाइकिल के रूप में यूज़ कर लेते हैं दोबारा। लिक्विड को, वो लिक्विड खाद भी होता है, उसको खाद के रूप में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको अपन रिसाइकिल में भी यूज़ करते हैं। बचा हुआ जो 70% रिसाइकिल में यूज़ कर लेते हैं, बचा हुआ जो 30% है उसको हम नज़दीकी जो STP प्लांट लगा हुआ है तो उसमें भेज देते हैं। वो पानी फिल्टर होकर वापस आ जाता है। इस तरह से हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। खाद को आप देख रहे हैं, खाद को क्वालिटी को अपन और भी एनहेंस कर सकते हैं, कंपोजिट खाद बना सकते हैं, तमाम रूप होते हैं उसके। और जो गैस है डाइजेस्टर में ऊपर जो बलून लगा हुआ है, हाँ। उसमें जो गैस है, गैस उसमें 1200 क्यूबिक मीटर की क्षमता है। 2300 क्यूबिक मीटर डाइजेस्टर के टैंक की क्षमता है। तो गैस को 1200 क्यूबिक मीटर, 3 टैंक लगे हुए हैं, 3 डाइजेस्टर अपने पास, जिसमें से 1200 3600 क्यूबिक मीटर हो गई इसकी क्षमता गैस की। इसके बाद एक ग्राउंड माउंटेड बलून है जो कि आप सामने देख रहे हैं, उसकी भी क्षमता 1200 क्यूबिक मीटर है, यानी कि 4800 क्यूबिक मीटर की क्षमता है टोटल गैस की। उस गैस को हम प्यूरिफिकेशन यूनिट में लेते हैं। प्यूरिफिकेशन यूनिट में बेसिकली इसमें CBG गैस में 3 इम्प्योरिटीज होती हैं। पहली इम्प्योरिटीज होती है मीथेन, दूसरी होती है H2S, नहीं इम्प्योरिटीज में मीथेन नहीं, H2S, दूसरी CO2 और तीसरी होती है मॉइस्चर। तो H2S को हम H2S स्क्रबर जो आप सामने देख रहे हैं येलो कलर का, H2S स्क्रबर द्वारा H2S को हम रिमूव कर देते हैं। दूसरी जो इम्प्योरिटीज है CO2 को हम वो सामने जो आप CO2 स्क्रबर देख रहे हैं उसके द्वारा रिलीज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो बचती है नमी को हम ड्राई यूनिट में भेज के उसकी नमी खत्म करके, अब बेसिकली अपन को मीथेन से मतलब है। इसमें मीथेन अपन प्राप्त करते हैं। कंप्रेसर यूनिट लगी हुई है, HP कंप्रेसर, हाई कंप्रेसर, उससे जो कंप्रेस करके आगे कैस्केड लगे हुए हैं, उसमें हम कैस्केड में फिल कर लेते हैं गैस को। उसके बाद वो कैस्केड LCV व्हीकल या ट्रॉली के माध्यम से बाहर जो डिस्पेंसर स्टेशन है वहाँ पे ले जाते हैं, और गाड़ियों को, नगर निगम की व्हीकल है जो, उनमें हम गैस फिल कर रहे हैं। चलिए भैया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हरिद्वार की कृष्णायन समिति के द्वारा संचालित इस आदर्श गौशाला में आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन विचारों का भी समावेश देखने को मिलता है। यहाँ गाय के छोटे बड़े बछड़ों के लिए अलग अलग टीन शेड और खुले मैदानों से युक्त बाड़े भी बनाए गए हैं, और यह वर्तमान में बिना किसी हानिकारक दवा का इस्तेमाल किए बगैर छोटे पैमाने पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती भी की जा रही है, जो कि हमारे स्वास्थ्य और वातावरण के लिए बहुत लाभदायक है। तो मित्रों, आइए थोड़ा और जानते हैं यहाँ के महाराज जी से कि आखिर कैसे गौ संरक्षण और गौशाला एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोगी हैं।
महाराज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस गौ सेवा करने के लिए आपकी योग्यता क्या है, मतलब सेवा करने के लिए? यह आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला और श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है। तो कह सकते हैं श्री कृष्णायन देसी गोरक्षा के शाला के द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का संरक्षण हो रहा है। तो सबसे बड़ी योग्यता का विषय यही है कि जो संत उत्तराखंड में गौ माता का संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं समिति के द्वारा, उन्हीं संतों के द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का संचालन क्रियान्वित हो पा रहा है। तो महाराज जी, गौ सेवा को करने के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली, इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रेरणा की बात की जाए तो गुरु ही ज्ञान देने वाले होते हैं जी। और गुरुदेव के द्वारा ही गौ माता की सेवा दी गई और कह सकते हैं कि गुरुदेव ही प्रेरणा स्रोत हैं गौ माता की सेवा के निमित्त। तो महाराज जी, अक्सर ये कहा जाता है कि गौ सेवा करिए, गौ सेवा करिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गौ सेवा करने से और गौ संरक्षण करने से देश का विकास और स्वयं का आत्मिक विकास किस प्रकार संभव है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। गावः विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है और गौ माता से मात्र मानव का ही पोषण नहीं, मृदा का भी पोषण होता है। और मानव का पोषण मात्र शारीरिक रूप से नहीं, वह मानसिक रूप से भी पोषित करती हैं, क्योंकि गौशाला ज्ञानशाला भी है। भगवान कृष्ण नंगे पांव चढ़ के गौ माता को चराते हैं और श्रीमद् भगवत गीता जैसा बहुमूल्य ज्ञान भी वह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जो आदर्श गौशाला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला, श्री कृष्णायन संतों के द्वारा प्रबंधित है और वहाँ पे जन्मदिन के, वर्षगांठ के यह कार्यक्रम मनाए जाते हैं। 3 यूनिवर्सिटियों ने MOU किया हुआ है। IAS ट्रेनीज भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यह ऐसी गौशाला जो प्रयोगशाला भी है और नए नवाचारों के लिए जानी जाती है। तो जो आपने कहा कि गौ माता की जो सेवा है, वह गौ माता की सेवा, तो गौ माता की सेवा भाव से हो सकता है और गौ माता की सेवा के साथ में जब आपके साथ धर्म जुड़ा है तो अर्थात धन की प्राप्ति भी होगी। तो गोबर धन का यहाँ पे बायो CNG प्लांट भी लगाया गया है। उस CNG प्लांट से लगभग अपने को 1.5 लाख रुपए की रोज की आमदनी भी होगी। तो जो लोग गौ माता को निराश्रित छोड़ दे रहे हैं, उनको गौ माता के गोबर का सही समुचित प्रयोग धरती माता में करने चाहिए, जिससे मृदा का पोषण भी होगा और जो उनको अर्थोपार्जन चाहिए, वह धन चाहिए, उस धन की प्राप्ति भी मृदा संवर्धन से और उससे जो जैविक आहार निकलेगा उससे उनका पोषण होगा। तो महाराज जी, भगवान कृष्ण के समय में गाय पूज्य थी और वर्तमान में जैसे देखा जा रहा है, गायों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। सुबह से शाम तक भटकती रहती है, पन्नियाँ खा रही हैं और एक तरीके से मरने जैसी हालत है उनकी। तो गायों की दुर्दशा के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि प्रभु कृष्ण के समय गौ माता की सेवा विशेष थी, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं माखन की चोरी करते हैं, अर्थात माखन के महत्व को बता रहे हैं कि बाल गोपालों को माखन खाना चाहिए, मनुष्य को माखन खाना चाहिए। मगर वर्तमान परिवेश में तो चाय का प्रचार था और चाय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो दूध की जब आवश्यकता ही आपकी कम होती जाएगी तो गौ माता की सेवा क्यों होगी? फिर आज जिस प्रकार से पहले गोबर युक्त खेती होती थी, गोमय संस्कृति थी, तो आज वह गोमय संस्कृति का ह्रास हो रहा है। लोगों के घर में पत्थर मार्बल लगते जा रहे हैं, गोबर के किसी प्रकार के आभूषण, गोबर के किसी प्रकार की मूर्तियां घरों में नहीं है। लोग जैविक आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लोगों के जो द्वारा
घी का सेवन होना चाहिए, उसके जो उचित मूल्य देके किसानों से क्रय करना चाहिए। तो वर्तमान में लगभग भारतवर्ष में 70% दूध नकली है, तो कितने प्रतिशत घी आदि नकली होगा। तो जब तक हम शुद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक किसान का पोषण नहीं होगा, और जब तक किसान का पोषण नहीं होगा तब तक गौ माता सुरक्षित नहीं हो पाएगी, क्योंकि गौ माता की जो सेवा शुश्रूषा है वह किसानों के माध्यम से ही बहुतायत में होता है। और जो गौ माता अपने घर की शान थी, आज आप लोगों ने चरपहिए को शान बनाया हुआ है और गौ माता को सड़कों पे निराश्रित छोड़ दिया है। तो आप अपने चरपहिया वाहन को तो रखें, मगर चौपाया जो हमारी गौ माता है उसको भी आप शान के रूप में अपने घरों में स्थापित करें। तो महाराज जी अभी कुल कितना गौ वंश है आदर्श गौशाला में? यह जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला 10,000 निराश्रित गौवंश के संरक्षण है, उनका संरक्षण संवर्धन। आज वर्तमान में जहाँ पे गौ माता के लिए भूसे चारे की समस्या रहती है, मगर इस गौशाला में गौ माता को भूसे चारे की तो व्यवस्था ही, उनके लिए सुपोषित भोजन की व्यवस्था है। और उनके लिए अभी ठंड का समय है तो उनको गाजर, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी ऐसे भी जो है सब्जी भाजी गौ माता को इस गौशाला में खिलाई जा रही है। किस किस नस्ल की गौ गौ है अपने पास में महाराज जी? यह जो गौशाला है, यहाँ जो आसपास के किसानों के द्वारा जो गौ माता छोड़ दी जाती है उसी गौ माता की शरणस्थली है। कह सकते हैं कि जो हरियाणवी नस्ल की गाय है वह इस गौशाला में बहुतायत में है। तो महाराज जी देखा जा रहा है वर्तमान समय में आदर्श गौशाला में काफी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो आप बताइए आगे इसकी क्या और संभावना है? आदर्श गौशाला आदर्श है, वह ज्ञानशाला भी है, वह आरोग्यशाला भी है, और संस्कृति में समृद्धि के स्थापनार्थ यह प्रयोगशाला के रूप में भी है। यहाँ पे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे आज ही एकादशी का दिवस है तो बहुतायत में महिलाएं आई हुई है, वह भजन कीर्तन का कार्यक्रम कर रही है। लोग यहाँ पे जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं और वैवाहिक वर्षगांठ मनाने के लिए आते हैं। तो गौ माता इस स्थान के आराध्य है, तो गौ माता को प्रसन्न करके ही लोग यहाँ पे अपने विशेष कार्यक्रम मनाया करते हैं। और उस कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पे विभिन्न विधाओं के लोगों का एकत्रीकरण होता है, और एकत्रीकरण के माध्यम से गौ माता का सेवा का तो संदेश जाता ही है, संस्कृति में समृद्धि का भी सेवा का संदेश जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जाता है, और क्या क्या नए नवाचार इस चराचर जगत में होने चाहिए जो वर्तमान में आवश्यकता है। 3 यूनिवर्सिटी उसके साथ में MOU है। अभी ही 22 तारीख को श्री रामोत्सव, ग्रामोत्सव, ग्राम राम की परिकल्पनाओं को लेके, समृद्धि के समग्र ग्राम विकास को लेके कार्यक्रम हुआ। फिर विवाह उत्सव का कार्यक्रम था, वैदिक विवाह उत्सव, विवाह दिन का हो, वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से हो, एनर्जी सेविंग होगा, सस्टेनेबल होगा, पॉलिथीन मुक्त होगा, जैविक आहार मिलेगा। और ग्वालियर जो है वह संगीत की भी नगरी है, तो वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी यहाँ पे प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं। तो कह सकते हैं कि यह जो गौशाला है यह अपने आप में एक गोमय संस्कृति के स्थापनार्थ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पे होते रहते हैं। तो महाराज जी क्या आप आदर्श गौशाला को भविष्य में टूरिज्म के उसमें भी देख सकते हैं? जैसे जो हमारी संस्कृति है उसी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए जो है यात्राएं की जाती हैं, और वही यात्रा टूरिज्म कहलाती है। तो जो आपका जीवन की यात्रा है, उस जीवन की यात्रा में हम जब बच्चा जन्म लेता है तो भी उसको पंचगव्य का सेवन कराया जाता है, और जब व्यक्ति शांत होता है तो भी जो वह 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार जो है वहाँ पे गोबर के उपले का प्रयोग है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो है वह गोमय संस्कृति स्थापित है। तो यह जो कार्यक्रम है गौशाला में इसी प्रकार से अनवरत रूप से चलते रहेंगे,
और लोगों का जुड़ाव होता जाएगा। अंत में महाराज जी कुछ गौ सेवा के विषय में कहना चाहेंगे आप लोगों से कुछ? लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति विशेष अपने कार्यक्रम जिस दिन करते हैं उसमें गौ माता की सहभागिता रखें। ऐसा ना करें कि गाय के लिए धोने में और आदमियों के लिए जो भोजन बंदरा करते हैं वह ट्रॉलियों में हो, उस दिन गौ माता के लिए बंदरा भी करें। आप अपना जन्मदिन का कार्यक्रम बिना केक के मनाएं, केक मुक्त। और जो नए प्रतिष्ठान के उद्घाटन करें तो उस दिन रिबन ना काटें, उस दिन प्रवेश द्वार को खोलें और आप माता पिता को प्रणाम करें, क्योंकि माता पिता से आपको वह आशीर्वाद मिलेगा। और पहले दीक्षित हों फिर शिक्षित हों, क्योंकि अगर दीक्षित है तो वास्तव में वह शिक्षा आपको मस्तिष्क को पोषित करने वाली होगी, नहीं तो फिर वैसी शिक्षाएं आपको मिल जाएंगी जो मस्तिष्क को जो है वो छत विछत करेगी और आपको कुंठित करेगी। तो आप अपनी संस्कृति से जुड़े। इतनी ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पक्का महाराज जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।